देश के इतिहास में 26 जनवरी 1950 का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। संविधान को सर्वोपरि माना गया तो वहीं लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ लागू भी किया गया। लेकिन बहस का मुद्दा यहीं से उठता है कि क्या संविधान में अधिकारों की लड़ाई लड़ने के साथ कर्तव्यों को भी नहीं निभाया जाना चाहिए, या फिर महज संविधान को एक पवित्र वस्तु बनाकर संजोकर रख दिया गया है। खासतौर पर देश की राजनीति को इस परिप्रेक्ष्य में रखा जाए तो ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि जिस संविधान पर हाथ रखकर शपथ खाई गई उसके उसूलों को ही दरकिनार कर दिया गया। यहाँ तक कि शुचिता राजनीति की पहल विधायक के बजाय न्यायपालिका से हुई। सबसे रोचक और दुखद तो तब होता है जब छोटी छोटी चीजों पर संसद के पूरे सत्र को ही स्वाहा कर दिया जाता है। यहाँ तक कि पिछले दशकों में राजनीति भी एकीकरण की तरफ कदम बढ़ा चुकी है, जो कि देश के गणतंत्र के मायनों में सटीक नहीं बैठती। देश की कुल आबादी का लगभग 3/4 हिस्सा अभी तक भारतीय गणतंत्र में अपनी जगह की तलाश कर रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने चेतावनी दी थी कि संविधान सही अर्थ में जिनके लिए बना है, अगर उनकी हालत नहीं बदली तो देश में भारी उथल-पुथल पैदा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम जिस एजेंडे को लेकर के बात कर रहे हैं वो भी इसी दिवस की उपलक्ष्य में है। हम बात करेंगे भारत 1947 में आजाद हुआ और 1950 में गणतंत्र यानी कि हमारा संविधान लागू हुआ एक गणतंत्र के रूप में। और क्योंकि किसी भी मुल्क में सत्ता के संचालन के लिए आपको एक रूलिंग बुक या कहूं कि कुछ ऐसी गाइडलाइन होती है जिसके आधार पे आगे आप गवर्न कर पाते हैं, वही संविधान है। संविधान के स्थान की अगर हम बात करें तो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर है, किसी भी ग्रंथ से ऊपर संविधान को माना गया है। और इसकी रक्षा करना, इसके प्रति सबका समर्पण, ये इसमें साफ लिखा हुआ है। गणतंत्र दिवस हमें मनाते हुए हम 73वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और लेकिन यह सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में हम संविधान को ठीक से फॉलो कर पा रहे हैं? क्यों ये सवाल इस वजह से उठ रहा है कि हम अक्सर देखते हैं कि जिन विधायिका को पावर दी गई है, जिन लोकतंत्र के पवित्र मंदिर जिनको बनाया गया, हम बात कर रहे हैं राज्यों की विधानसभा, पार्लियामेंट की, जहां केवल अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन हमारी जवाबदेही और कर्तव्य वो गौण हो गए हैं। हालात ये देखे जा रहे हैं कि राज्य सरकार और केंद्र के बीच मतभेद, राजभवन राज्य सरकारों के बीच मतभेद, तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? कुछ ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं, रोज चौराहे की चर्चा में होते हैं, लेकिन आज हमने लाजमी समझा कि क्या हम वाकई ही आजादी के उन दीवानों को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाते हैं? 15 अगस्त, 26 जनवरी बहुत सारे लोग इसी रूप में मनते हैं और उस दिन हम उन्हें याद करते हैं, देशभक्ति के नारे लगाते हैं, गाने गाते हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि तभी होती है। उन लोगों ने सोचा ही नहीं होगा कि भारत का स्वरूप क्या होगा। विकास हुआ, हम विकसित राष्ट्रों की ओर अक्सर अग्रसर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इन्हें हम खारिज नहीं कर सकते, लेकिन वाकई जिस परिप्रेक्ष्य में आजादी मिली थी, आजादी तो मिल गई, अंग्रेजों की दास्ता से हम बाहर भी निकल गए, लेकिन बहुत सारी समस्याएं आज भी मुंह बाए खड़े हैं। और हम बार बार जिक्र करते हैं कि आजादी के इतने साल बाद भी ये चीजें हैं, तो जवाबदेही किसकी है? तो चलिए इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ विधिवेत्ता AK जैन साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और राजस्थान विधानसभा के पूर्व उप मुख्य सचेतक
मदन राठौड़ साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद और विधायक रामनाथ मीणा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूर्व राजघराने से ताल्लुक रखने वाले रुक्मणी कुमारी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सभी का स्वागत है। मैं जैन साहब आपके पास आना चाहूंगा। ये एक चर्चा प्रासंगिक इस वजह से मैं मानता हूं कि वाकई पार्लियामेंट और विधानसभाओं में तो बहस होती ही है, लेकिन कभी इस बात की बहस नहीं होती कि आजादी के मायने क्या रहे और गणतंत्र दिवस के मायने क्या हैं। देखिए, आजाद तो हम 1947 में हो गए थे, पर एक संपूर्ण संप्रभु गणराज्य हम बने हैं। जो हमने संविधान अपना अंगीकार किया है वो किया है 26 जनवरी 1950 का। 26 जनवरी 1950 की तिथि कोई एक्सीडेंटल तरीके से तय नहीं की गई थी। एक जमाने में 26 जनवरी को जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की बात करते हुए तिरंगा फहराया था और उस दिन अपने आप को पूर्ण स्वराज घोषित के एक तरह से किया था, इसलिए इस 26 जनवरी की डेट को चुना गया। परंतु दूसरी बात है कि हमारे संविधान वेत्ताओं ने एक कल्पना की थी इस देश की, एक धर्मनिरपेक्ष सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष शब्द उसमें नहीं जोड़ा गया था, पर जो हमारे जो आर्टिकल्स थे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जो बातें थी, उसमें सीधी सी बात कही गई थी कि धर्मनिरपेक्षता की हमने जोड़ी गई थी। एक लोक जानकारी गणराज्य इसमें बनाया गया था, इसमें ग्राम विकास को लेकर बातें कही गई थी और ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान बनाया गया था जिसमें सारे देशों से कई सारी अच्छी चीजें हमने ली थी। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व ली। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से कई मुल्कों का समावेश किया गया था और उसके अध्ययन के आधार पर ही हमारे संविधान को तैयार किया गया। तो अब प्रश्न ये आता है कि आज संविधान की धर्मनिरपेक्षता को चुनौती दी जाती। कई लोग ये कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता शब्द तो बाद में जोड़ा गया, जबकि ये तो हमारे संविधान की मूल भावनाओं में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार कह सकते हैं। जो हमारी बेसिक राइट है फ्रीडम टू स्पीच, उस पर जिस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, जिसे कहने वाले को कभी आप अपने जो भी अपने विरोधी हैं उनको विभिन्न तरह के आभूषणों से नकारते, और ये आभूषण देने वाले और लोग नहीं बल्कि पदों पर बैठे हुए लोग हैं। जिस तरीके से बार बार आदमी की फ्रीडम को या फ्रीडम ऑफ स्पीच को या फ्रीडम ऑफ लाइफ को कर्टेल किया जाता है, जब भी हमने छुआछूत मिटा दी थी संविधान से। परंतु आज भी, आज कल ही आपने पढ़ा होगा कि बूंदी में 30 साल बाद पहली बार चाटी में एक दूल्हा-दुल्हन पे बैठा। तो इस संविधान को अपने जीवन में और आदर्शों में कहाँ ढाला हमने आज भी? क्योंकि तब भी याद है मुझे, अभी याद में पढ़ रहा था एक पुरानी किताब जिसमें लिखा हुआ था कि जिस दिन संविधान सभा ने संविधान नवंबर में अडॉप्ट किया था, उसके बाद एक बहुत बड़े संगठन, बड़ा तथाकथित राष्ट्रवादी संगठन के मुखपत्र पर यह छपा था कि ये संविधान तो कई देशों से इकट्ठा किया हुआ कचरा है, हमारा संविधान तो मनुस्मृति है। तो ये मानसिकता दोबारा उठ रही। प्रश्न ये कि संविधान को हम हृदय से कब अंगीकार करेंगे? आज हमें सबसे बड़ी समस्या है कि आज 73वें गणतंत्र दिवस पर भी संविधान की भावनाओं को हम अंगीकार नहीं कर पाए। बिल्कुल, निश्चित रूप से उसी, और सबसे बड़ी बात यही है कि हम उस पवित्र ग्रंथ को अगर हम अंगीकार नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी स्थितियां पैदा होंगी और उसी के प्रति हमारी जवाबदेही होनी चाहिए। मदन राठौड़ साहब के पास में जाना चाहूंगा। राठौड़ साहब, देखिए जी, संविधान किसी भी जाति, धर्म, पार्टी सबसे ऊपर होता है और हम सब लोग मानते भी हैं उसे, लेकिन आज भी बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, जो अभी जैन साहब ने भी प्रश्न खड़ा किया। आज हम जिस पवित्र ग्रंथ के माध्यम से गवर्न होते हैं, यानी कि हमारा सिस्टम चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं कि मुंह खड़ी हो जाती हैं। आज स्थितियां ये बन गई हैं कि चुनी हुई सरकार और राजभवन के बीच टकराव की स्थितियां बन जाती हैं, केंद्र और राज्यों के बीच अपने अधिकारों को लेकर के टकराव की स्थितियां बन जाती हैं। देखिए, ये बात सही है कि हम सब ने संविधान की शपथ ली है और हम सब संविधान से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, संविधान के इतर कोई भी काम नहीं करता। कोई भी देश का जो भी जवाबदेह जनप्रतिनिधि है उसको संविधान का पूर्ण रूपेण पालन करना है और हम सब करते भी हैं। अब आपने जो पूछा कि विधानसभा और स्पीकर के बीच में टकराव की स्थितियां होती है, तो वो क्या होता है, उसकी व्याख्या करने में कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है या कहीं ना कहीं उसमें उसको ठीक ढंग से समझ करके उसका
उत्तर देना। जैसे अब कई ऐसे विसंगतियां आ जाती है, जैसे कर्नाटक सरकार ने एक विधेयक पारित कर दिया था कि जिस किसी ने भी और कर्जा लिया है और गिरवी जो चीजें रखी है उन सबको बिना ब्याज बिना पैसा लिए वापस लौटा दो। ये एक कानून पास किया कर्नाटक की पूर्व कांग्रेस सरकार ने। ये जब कानून पास किया तो अब वो राज्यपाल के पास गया तो वो टर्न डाउन होना ही था, क्योंकि ये संविधान की उस मूल उद्देश्य के विपरीत था कि किसी ने भी कर्जा लिया है उसको बिना ब्याज लिए बिना पैसा लिए लौटा दो। ऐसा एक विधानसभा ने पारित कर दिया, दूसरी बार कर दिया। यानी ये कभी कभी गलतियां हो जाती है जो जनप्रतिनिधि अपने जनता को केवल खुश करने के लिए कुछ ऐसे कार्य कर लेते हैं। तो मैं सोचता हूं ऐसे नहीं होना चाहिए। बाकी तो सब संविधान के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं और वैसे अपन जानते हैं कि संशोधन भी होते हैं। मैंने जो सवाल किया सर वो ये सवाल किया कि स्थितियां ये बन गई हैं कि आजादी मिली निश्चित रूप से बहुत सारी कुर्बानियों के बाद मिली, बहुत सारे लोगों का उसमें क्या योगदान है हम इसको भुला नहीं सकते। लेकिन आज स्थितियां ये बन गई हैं कि राज्यों और केंद्र के बीच, राजभवन चुनी हुई सरकारों के बीच, मैं वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले कई समय से ये स्थितियां पैदा होती आ रही हैं। ये सिर्फ अपनी हिसाब को, अपनी चीजों को कायम रखने के लिए या फिर कहूं कि एक अपने अधिकारों को लेकर के संविधान में हमें ड्यूटीज भी दी गई हैं, उनके प्रति भी कोई गौर करना चाहिए। सिर्फ अधिकार, हमारी सीमाएं, उनको लेकर के हम चर्चा करते हैं कि आज राजभवन के बीच में टकराव है, आज चुनी सरकारों के बीच में टकराव है। ये स्थितियां कब खत्म होंगी? नहीं, मैं आपसे यही तो निवेदन कर रहा था कि उसको हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं और केवल कुछ अपने लोगों को खुश करने के लिए इस प्रकार का दुरुपयोग कर लेते हैं, लेकिन वो टर्न डाउन हो जाता है, वो मान्य नहीं होगा, कहीं पर भी किसी भी रूप में उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये बात भी सही है कि संशोधन होते हैं संविधान में अभी तक, और 103 संशोधन पेश किए गए देश संविधान जब से बना है तब से, और 124 विधेयक पारित हुए, तो होता है। लेकिन अभी कोई सीआरपीसी में या और एक्ट के अंदर संशोधन करना है तो विधानसभा विधेयक बनाती है और उसको स्वीकार करना पड़ता है। केंद्र में भी संशोधन होते हैं, उसका भी पालन करना पड़ता है। लेकिन राज्य और केंद्र के बीच में टकराव की जो स्थितियां होती है ना, वो केवल एक जिसको कहना चाहिए कि मतलब हम केवल किसी व्यक्ति विशेष से, संगठन विशेष से बंध हो जाते हैं, मान लेते हैं अपने आप को और उनको खुश करने के लिए इस प्रकार का करते हैं। अन्यथा निर्देश है, स्पष्ट निर्देश है कि आपस में टकराव की स्थिति नहीं होना चाहिए और संघीय ढांचा जो है देश का, उसका पालन सबको करना है, संघीय व्यवस्थाओं का पालन सबको करना है। वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं एक बार रुक करना चाहूंगा रामनारायण मीणा साहब का। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, असेंबली में भी उनकी बड़ी जिम्मेदारी रही है, राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं, अभी एमएलए हैं। मीणा साहब, वर्तमान जो हालात पे हम चर्चा कर रहे हैं और पहले की भी बात करें, मैं अक्सर देखता हूं कि अधिकारों की बहुत बहस होती है, पर मैंने कभी असेंबली या पार्लियामेंट में हमने ये नहीं देखा कि हमारी जवाबदेही यह भी है कि हम निरक्षरता को उस दृष्टि से नहीं देख पाते हैं। अभियान चलाते हैं, बात ठीक है, गरीबी को लेकर के उस अंदाज में हम नहीं लड़ पाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि छुआछूत, भेदभाव, किसी ने प्रश्न लगाया उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। बूंदी आपके उधर का मामला जो सामने आया एक दिन पहले ही, आज भी छुआछूत मिटाने का संविधान में साफ लिखा है, कानून बने हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन आज भी वो दंश बहुत सारे परिवार झेलते हैं कि दूल्हे को बिनौरी के लिए नहीं निकलने देना, गांव में एक जगह पे इस तरह से पानी नहीं भर सकते हैं, दूसरी जगह पे उस पे पानी नहीं भर सकते हैं। बहुत सारी स्थितियां बदली हैं, लेकिन अगर 73वें गणतंत्र दिवस पे भी हम केवल एक संतोषजनक तरीके से मान के चले कि हाँ सेटिस्फेक्शन है, तो हम क्या कहेंगे इसे? ये समझिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, स्थितियां बदलना चाहिए था, बदली भी थी, लेकिन वापिस स्थितियां कमजोर होती जा रही है। संविधान हमारा कल्याणकारी राज्य का संविधान है, हम उसके विपरीत चल रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है। अभी में हमारे साथी मदन जी कह रहे थे कि साहब वो ये ऑर्डिनेंस पास कर दिया उसने, असेंबली ने एक्ट पास कर दिया कि वो उनके जेवरात दे दिए जाए बिना पैसे चुकाए। तो सेठों को आज तो एयरपोर्ट बेचे जा रहे जो फायदे में है।
पूंजीपतियों को रेल तक बेची जा रही है, तो ये स्थिति अलग है, ये व्यक्तिगत। लेकिन आपके कहिए, देखो जो अदालतें जो है, अदालतों के बारे में कुछ कहते हुए डर लगता है। अदालतें क्या कर रही है? अदालतें जो अमेंडमेंट कर रही है, क्या वो गरीबों के पक्ष में है? क्या सरकार जो चल रही है, बिल्कुल जैन साहब ने बिल्कुल सही कहा, आज जिस तरह से छुआछूत बढ़ रहा है कुछ वर्षों से वापिस, बड़ा चिंताजनक है। और इतने अमेंडमेंट, आज आपके राजस्थान हाईकोर्ट में कितने जजेज हैं वंचित वर्ग के आदिवासी? सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेज हैं? जब न्याय नहीं मिल पाएगा, ये क्यों नहीं हो रहा है? तो छुआछूत वाली बात पे डिसीजन कौन देगा? आज तो शुल्क कास्ट को रोको जा रहा है, आदिवासियों को रोका जा रहा है प्रमोशन से, जूनियर को, दूसरे वर्ग को, स्वर्ण वर्ग को अप किया जा रहा है। ये सही है गलत है, ये आप लोग देखिएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके इस तरह के ऑर्डर से निकल के कोई भी सरकार हो, कोई भी जज हो, कोई भी कारण रहा हो, आज उन लोगों को रोका जा रहा है और उनको आगे बढ़ाया जा रहा है जिनको आगे बढ़ाने के लिए संविधान में नहीं लिखा है। तो संविधान को बदल दिया गया है। हम संविधान की पूजा करते हैं, संविधान के शपथ की बात करते हैं, तो क्या ये संविधान वही है क्या जो लागू किया गया था, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने और उस कमेटी ने, जिसमें मोतीलाल जी नेहरू भी हुआ करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, उन महान नेताओं ने जिस संविधान को किया, संकलित करके बनाया, सही है वो कचरा का। और ये अभी इन्होंने जैसे बात करी कोई मनुवाद की दूसरी, ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है, कास्टिज्म क्यों पैदा हो रहा है? तो देश को कमजोर क्यों किया जा रहा है संविधान में अमेंडमेंट करके? किसने किया गया, इस पे चर्चा न तो होती है। कमजोर वर्ग आज सर्विसेज नहीं मिल रहा, क्या स्थिति बन रही है? ऐसे परिवारों के लड़के हैं जो फार्म भर भर करके, फीस दे दे करके सरकारों को ओवरेजेस हो रहे हैं। तो संविधान में जो परिकल्पना की गई है, उस परिकल्पना के आधार पे हम राज कर रहे हैं क्या? यदि डकैत मंत्री बनेंगे, यदि गौमांस का भक्षण करने वाले किसी सरकार में मंत्री बनेंगे ओपन, जबकि गाय को हमारी भावना है, तो ये जो हमारे नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसको भी हमें मानना चाहिए। वो मानने में हम कह रहे हैं, हम शपथ की बात कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर कर रहे हैं? कि ऐसे भी लोग हुए थे जिन्होंने आपके लाल बहादुर जी शास्त्री ने एक एक्सीडेंट के ऊपर इस्तीफा दे दिया था। ये हालत माधवराव जी सिंधिया की थी। छोटी सी बात पे किसी का नाम किसी क्रिमिनल के साथ आ गया तो इस्तीफे दिए गए हैं। आज तो वही लोग। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा सर, यहाँ पे एक निवेदन करना चाहूंगा। मेरा सवाल ये भी होगा, ये मैं जो अधिकारों की बात कर रहा था कि पार्लियामेंट असेंबली के अंदर अधिकारों को लेकर के चर्चाएं हुई, आप भी उस हाउस के सदस्य रहे हैं, और जब उस विधानसभा का जो सत्र रहा उस दौरान अभी हम चर्चा करते हैं कि न्यायपालिका अपनी सीमा से बाहर जा रहा है, कार्यपालिका ये कर रहा है, विधायिका सर्वोपरि है। ये चर्चा जब हम करते हैं, लेकिन ये कभी कोई नहीं देखता कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कर रहे हैं, हम कोई एजेंडा थोपने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। आप मुझे एक चीज मैं समझना चाहूंगा आप लोगों से, आप और मदन राठौड़ साहब दोनों पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, काफी आप लोगों का कद बड़ा है, आप असेंबली का हिस्सा हैं। मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि ये बातें तो कही जाती हैं कि न्यायपालिका का दखल है, सब कुछ है। आजादी के इतने साल बाद भी अगर राजनीति में या विधायिका में अपराधीकरण को समूल नष्ट करने का काम जिस विधायिका का होना चाहिए वो पार्लियामेंट को करना पड़ा। वीआईपी कल्चर जिस असेंबली या पार्लियामेंट को आगे बढ़ करके खत्म करना चाहिए था, वो न्यायपालिका ने किया। हमारे एक मुहिम शुरू की हम लोगों ने, मैं थैंक्स दूंगा सुप्रीम कोर्ट का कि राजनीतिक दल जो वादे करते हैं और जिनके आधार पर जनता वोट डालती है, वो एक तरह से वादा खिलाफी नहीं, 420 में केस दर्ज भी होना चाहिए। जवाब मांगा गया है इलेक्शन कमीशन से और केंद्र सरकार से। ये अमेंडमेंट राजनीतिक दलों को नहीं करना चाहिए था। फिर हम अधिकारों की बात क्यों करते हैं कि लिमिट में एक दूसरे के में जब सीमाएं तय हैं तो कौन किसी में जा रहा है। न्यायपालिका को हम कटघरे में कई बार खड़ा कर देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कौन देता है न्यायपालिका को? जिन जिम्मेदारियों के साथ विधायिका को कदम उठानी चाहिए था, वो न्यायपालिका को दखल करना पड़ रहा है। क्यों नहीं किया इतने सालों से राजनीतिक दलों ने? देखिए, आपकी बातें काफी तक ठीक भी है, और आप भी जिस प्रकार से संविधान में वर्णित जिन भावनाओं को, जिन निर्देशों को, जिन आदेशों को या जिससे अनुच्छेदों को उल्लंघन न्यायपालिका भी कर रहे हैं, वो चीज आप भी कर रहे हो। वन साइड नहीं है।
आपके कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों स्तंभों को बिल्कुल क्लियर अंकित किया गया है। बिल्कुल। अब ये अखबार में वाई किसी जज की हो गई तो ये तो देखना पड़ेगा उसने सीमा लांगी कि नहीं लांगी, ये अपन नहीं देख रहे हैं। हम उसमें वाई में बिल्कुल अपन उसको वो जा रहे हैं। ये आप तो देखिए कि जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है तो फिर ये क्यों नहीं कर रहे हैं? किस तरह से आपका बैंकरप्सी होता जा रहा है। जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था किसी प्रधानमंत्री ने, बहुत मजबूती के साथ गरीब को लोन नहीं मिल रहा, आज केसीसी में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, तो क्या न्यायपालिका गवर्न करेगी? ये वही करेगी, विधायिका गवर्न करेगी। आपके पार्लियामेंट के आधार मैं वही कह रहा हूं कि जो काम विधायिका को करना चाहिए था अगर नहीं कर रहा है तो ये अधिकार संविधान ने दिया है कि कोई लिटिगेशन में जाता है या अपनी जनहित याचिका लगाता है तो सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट्स को दखल करना पड़ता है। मैं उस हिसाब से कह रहा हूं, लाल बत्ती का कल्चर हमने बना करके छोड़ दिया, कहीं लिखा हुआ नहीं है, खत्म किया सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे यहाँ पे राजनीति में अपराधीकरण का दंश और जो दौर चल पड़ा था उसको रोकने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ने। ये सर मैं दखल नहीं, बात मैं ये सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं समझ रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा। ये इस वजह से आना पड़ा कि जो काम विधायक करना था वो नहीं कर पाया। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट सर अभी भी जो केंद्र से और इलेक्शन कमीशन से जो जवाब मांगा है उसकी वजह भी यही है। ये काम करना चाहिए था कि हम मैनिफेस्टो जारी कर देते हैं, किसी को कुछ भी कह देते हैं, उसके बाद में विवाद शुरू होते हैं। ये क्यों नहीं जवाबदेही होनी चाहिए? पॉलिटिक्स का काम सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए। यदि लाल बत्ती नेताओं की खत्म कर दी, मंत्रियों की, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्यों लगाते हैं? पहले उनको पहल करना चाहिए। बहुत सी बातें हैं, मैं आपको अधिकार से वंचित कर दूं और मैं अकेला वो बन जाऊं तो न्यायपालिका सोच समझ के नहीं कर रही है। ये बात तो आपको सोचना पड़ेगा। न्यायपालिका के बारे में इसी पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि ये अपनी सीमा लांघ रही है और ये बात अटल जी के टाइम से चल रही है। तो आया इस पे जनता फिर ऐसे लोगों को वोट क्यों देती है जो गलतियां करते हैं? वो आज से गरीबी इतनी बढ़ती जा रही है और अभी तक तो वही तो सबसे बड़ी तकलीफ की बात है कि वोट देने का तरीका हम सब जानते हैं कि क्या होता है। आप लोग तो चुनाव लड़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि वोट में क्या रियान चलती है, शाम को क्या गाड़ियां घूमती हैं, सारी बातें हैं हमारे लोकतंत्र में। क्योंकि ये बात कही जाती है, एक बार कहा भी गया, अदालत में भी कहा गया कि वोटिंग परसेंटेज अब इतना रहेगा और आप लोग उसके बाद में देखते हैं अपने जनप्रतिनिधि को। तो ये तो वही सब बातें। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, जैन साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर हमारे यहाँ पे संविधान ने 3 स्तंभ तैयार किए, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, तीनों की सीमाएं तय कर दी गई। इस बात को लेकर के कई बार बहस होती है, राजस्थान की विधानसभा में बहस हो चुकी है, इस पे नोटिस सर्व हो चुके हैं, पार्लियामेंट में इस बात को लेकर के हो चुकी है। लेकिन आपको लगता है कि जैसे रामनारायण जी ने कहा कि ये सब चीजें भी देखने की आवश्यकता है कि सीमाओं का, बिल्कुल सीमाएं तय है, होनी चाहिए, संविधान ने ये सारी चीजें दी हैं हमें, लेकिन जो काम विधायिका को वास्तव में करना चाहिए क्या वो नहीं करेगी? तो फिर ये अधिकार भी तो न्यायपालिका को दिया है कि कोई आदमी, किसी व्यक्ति को लगता है कि सब ठीक नहीं हो रहा। देखिए बात बिल्कुल सही है। हमारे संविधान के 3 अंग है और 3 के अंग की अपनी अपनी ड्यूटीज परिभाषित है। परंतु जहां भी कोई इंडिपेंडेंट कंट्री, जहां संविधान सर्वोच्च होता है, जहां रूल ऑफ लॉ सर्वोच्च होता है, वहां पर ये जिम्मेदारी कि आदमी के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाए या अथवा एग्जीक्यूटिव या विधायिका अपने कार्य नहीं कर रही है तो उसको चेक करने की जिम्मेदारी जुडिशरी पर दी गई है। अब आप बताएं क्या कि विधायिका के कार्य जहां पर 25 विधेयक आधे घंटे के अंतर पारित हो जाते हैं, तो अब क्या कह सकते हैं कि हमारी विधायी काम सही तरीके से कर रही है या सिर्फ हम राजनीति कर रहे हैं विधानसभाओं के अंदर बैठकर? विधानसभाओं और लोकसभाओं की बहस में आप देखिए तो कितने कानूनों पर कितनी बार बहस हुई है और कितनी बार कानून में संशोधन करना पड़ा है। एग्जीक्यूटिव का फ्रीडम की अगर बात करें तो अभी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है कि हम अगर उच्छृंखल हो रही है, अगर कार्यपालिका उच्छृंखल हो रही है तो क्या न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी? ज्यादा दूर नहीं जाए, लखीमपुर खीरी का ही मामला है। यदि क्या सुप्रीम कोर्ट एसआईटी नहीं बनाकर हस्तक्षेप नहीं करती तो क्या मरे हुए किसानों को न्याय मिल सकता था? क्या दोषी आदमी गिरफ्तार हो सकते थे? आप जिसको चाहे यूपा लगाकर या किसी तरह के कानून लगाकर गिरफ्तार कर अंदर डाल देते हैं, जो भी पार्टी पावर में बैठी हो, तो
वो क्या उस कार्यपालिका से उम्मीद रखेगी? उस समय अगर न्यायपालिका आक्षेप करेगी तो कहा जाएगा आक्षेप करेगी। मधुलिमे का केस वो फेमस केस है जिसमें फ्रीडम को सबसे बड़ी लिबर्टी को सबसे ज्यादा मान्यता दी थी कि जब वहां कर एडीएम ने उसको रोक लिया था मधुलिमे को, तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी कार्रवाई रोककर मधुलिमे की याचिका की सुनवाई इसलिए की थी कि फ्रीडम ऑफ पर्सन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये बड़ा आसान नहीं हो। अब ये नहीं कहते कि न्यायपालिका बिल्कुल स्वच्छ है, न्यायपालिका में कोई दोष नहीं है। न्यायपालिका में निश्चित रूप से ओबीसी और अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। बार बार ये आरोप लगता है कि यहाँ जबरदस्त परिवाद है, एक जज दूसरे जज को चुनता है, एक पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर जैसे पॉलिटिक्स में पीढ़ी दर पीढ़ी नेता हो रहे हैं, ऐसे न्यायपालिका में भी पीढ़ी दर पीढ़ी जजेज हो रहे हैं। सर्वोच्च नहीं है, एनजेसी को जो फ्रीडम थी उसको बंद कर दिया गया, पर उसके बावजूद भी प्रजातंत्र की सबसे बड़ी रक्षक यदि कोई है आज की डेट में, आज की तारीख में, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का आम आदमी सुरक्षित महसूस करता है कार्यपालिका के दबाव से, तो वो न्यायपालिका का है। न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वच्छ या स्वतंत्र भी नहीं है, नहीं पूर्ण रूप से अपना कार्य कर रही है, फिर भी अगर तीनों अंगों में यदि किसी भी अंग में सबसे ज्यादा आस्था है तो वो न्यायपालिका में। जी राठौड़ साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बहस का विषय है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में संविधान ने हमें जो राह दिखाई, हम उस दिशा में आगे बढ़ पा रहे हैं? देखिए, संविधान ने जो व्यवस्थाएं दी है उसका पालन तो हम सब करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कई बार ऐसी निर्णय हो जाते हैं, न्यायपालिका से भी त्रुटियां होती है, कई बार कार्यपालिकाएं, व्यवस्थाएं और जो विधायिका है। अब आप देखिए, जिस प्रकार से शाहबानो प्रकरण हुआ, शाहबानो प्रकरण में न्यायपालिका ने निर्णय लिया और तुरंत विधेयक बदलना पड़ा। उस समय इंदिरा गांधी थी और उसने वो कानून बदला, यानी बदल करके, यानी मैं एक बात आपसे बताऊं कि न्यायपालिका वही काम करेगी जो विधायिका विधेयक पारित करती है, उसकी व्याख्या करती है। न्यायपालिका को और कुछ भी नहीं, नया अपनी ओर से कुछ भी नहीं थोप सकती न्यायपालिका को उसी का पालन करना पड़ता है जो संसद ने विधेयक बनाया, उस विधेयक की व्याख्या न्यायपालिका करती है। कार्यपालिका तो उसके अनुरूप काम करती है, लेकिन अब वो सभी यश देते हैं न्यायपालिका को कि न्यायपालिका पर विश्वास है। अरे विधायिका पर विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि विधायिका ही तो विधेयक बनाती है, और न्यायपालिका में जो दिया गया है कि इसका व्याख्या इस प्रकार से समझो, तो इस प्रकार से समझने में, और वकील उसकी अपने तरीके से व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, उसका लाभ लेकर के न्यायपालिका निर्णय देती है। कोई न्यायपालिका न्याय नहीं करती है, वो निर्णय देती है। इसलिए इस बात को AK जैन साहब, आप भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि अपने विवेक से न्यायपालिका कुछ भी नहीं कर सकती। जो कुछ भी लिखा हुआ है संविधान में, जो व्यवस्थाओं में लिखा हुआ है, उसका पालन करवाने का काम वो करती है। ठीक रामनारायण जी अभी कह रहे थे कि SC ST के लोगों को प्रमोशन पे रोका जा रहा है। मैं सोचता हूँ ऐसा तो कहीं पर भी नहीं है। ऐसा यदि कहीं पर भी हुआ है तो वो कोई भूलवश किसी ने कर दिया होगा, तो उसका संशोधन कर दिया गया, सुधार कर दिया गया होगा। आज तो उल्टा हो रहा है। जैसे अभी आप बूंदी की बात कर रहे थे कि घोड़ी वाला, तो व्यवस्थाएं करिए ना वहां पर कि किस प्रकार से घोड़ी पे बैठ करके बंदोली निकलवाई गई। ये सब क्या है? ये हमारे व्यवस्थाएं हैं। संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था है, समान अधिकार सबको दिया गया है, तो ठीक है ना, उसका सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई। इसलिए ये बातें कहना गलत है कि केवल न्यायपालिका न्याय करती है, न्याय नहीं करती। अब मैं फिर निवेदन करूंगा, वो निर्णय करती है। ये पक्ष विपक्ष की बहस को सुनने के बाद में, ये वैसे तो उसको अंधा कानून कहा जाता है, कानून अंधा है, यानी कुछ भी नहीं है। विवेचना करने का अपना वकील की अपनी तर्क शक्ति, उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। इसलिए जी बिल्कुल जी राठौड़ साहब, ये करना। और जैसे दूसरी बात, चले ये राज्य और केंद्र, एक सवाल उठा, यही तो बात सबसे बड़ी है कि हर आप विधायिका सबसे बड़ी, न्यायपालिका सबसे बड़ी, लेकिन यहाँ जो सवाल उठाया अभी जैन साहब ने कि क्या जो बहस होती है, जिस प्लेटफॉर्म को खोल करके विचार रखने के लिए दिया गया था, वो आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। विचारों का जब तक खुलापन नहीं होगा, खुले में विचार नहीं होंगे, तब तक कैसे कह सकते हैं कि वो कानून बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि कानून में हम पास क्या कर रहे हैं, कि ना पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, कानून पास।
आप इसे ये उचित मानते हैं? इलिटरेसी है, बहस हो पाती है। ये व्यवस्था करना पड़ेगा। मैं सोचता हूं कि इसमें तो हमें संविधान में व्यवस्था करना पड़ेगा कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही मतलब विधेयक में मतलब मैं वही वो कह रहा हूं ध्यान सर, दे मैं वही सकता कह है। रहा हूं अब कि देखिए, केवल हाथ खड़े करके हाँ पक्ष जीता ये तो ठीक नहीं है, वो मैं पढ़ ही राठौर नहीं साहब पाता। वही निवेदन आपसे कर रहा हूं कि जो काम आप विधायिका ठीक को कह रहे हैं, करना चाहिए, आपने मैं आपकी स्वीकार बात किया कि मैं ये आपकी काम बात का समर्थन होना करता हूं, चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन होना चाहिए। जो बात देखिए वही कि राजनीति में अपराधीकरण को बाहर किया जाए। अभी रामनारायण जी कह रहे थे कि वोट क्यों देती है जनता? वोट तो डाल दिए जाते हैं। वोटों की तो मैं कहूं कि बहुत सारी जगह आज भी वोटों की ठेका प्रथा इस वजह से कह रहा हूं कि ये मोहल्ला चिंता मत करिए, मैं डलवा दूंगा वोट। ऐसे मुखिया बने बैठे हैं, तो उन लोगों पर कैसे आप वोट तो कैसे डलते हैं? बात सही है, कई बाहुबली आ जाते हैं, फूलन देवी तक बहुत जीत सारी करके बातें हैं। संसद में आज तो ईवीएम ले तो चुके हैं ईवीएम हम, लेकिन बैलेट के जरिए भी क्या स्थितियां बनी थी। और आज भी बहुत सारी जगह ये कि अच्छा वोट वहीं पे, कि ठीक है दिखा दिया कि यहाँ पे चलिए ओके। बहुत सारी जगह मैंने अपनी आंखों से देखा। उदाहरण देता हूं मैं, जान बचा के भगना पड़ा कि ईवीएम में भी वोट कैसे डाले जा रहे थे। तो मीना साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, समय का अभाव है। मीना साहब आपके पास आना चाहूंगा, आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं लेकिन जानना चाहूंगा कि वास्तव में क्या खामी आपको लग रही है जिसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है? देखिए, एक तो जो देश की परिस्थितियां बदलनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, राठौर साहब इस पे सर्वे करेंगे। हर डिपार्टमेंट में आप बिजली में ले लो, आपके जोधपुर में जिसको चीफ इंजीनियर होना चाहिए उसको एडिशनल चीफ इंजीनियर इसलिए बनाया गया, उसके जूनियर को चीफ इंजीनियर इसलिए बना दिया गया कि वह जो रिजर्व क्लास का था जिसको एडिशनल चीफ रखा वो उससे सीनियर है। यहाँ आपके कितने केसेस मिलेंगे? आपके इंजीनियर इरिगेशन में ले लीजिए, आप आरएसीबी में ले लीजिए, कोटा फिक्स कर दिया है। जैसे ट्राइबल्स का कोटा 12% फिक्स कर दिया है, अब 12 से ज्यादा आ गया। लेकिन मैं मीना साहब एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये जिस व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं वो भी वोट से प्रभावित है। वो भी उससे छुआछूत, या मैं कहूं आपको कि सामाजिक समानता की जो बात करी जा रही है, जिस कास्ट को भी रिजर्वेशन मिला है वो भी, आज मैं उदाहरण दे सकता हूं, एक पीढ़ी बढ़ती जा रही है तो काफी लंबी बढ़ती जा रही है, दूसरा एक बकरी चरा रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा भैंस तक पहुंच गया, बस उससे ज्यादा नहीं पहुंच पाया। तो ये असमानता जो है ये उससे दूर नहीं होगी। इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए कि वास्तव में हम किस दिशा में जा रहे हैं और कर क्या रहे हैं। आजादी के इतने साल बाद भी अगर पानी के लिए एक परिवार तरस रहा है, एक के घर पे पानी के लिए लोग टैंकर लिए खड़े हुए हैं कि साहब के अगर नजर इनायत हो जाए तो मैं टैंकर खाली करके चला जाऊं, ये भेदभाव कब खत्म होगा? मैं उसी कास्ट की बात कर रहा हूं जिसकी आप बात बता रहे हैं। मैं एक बात आपको अर्ज करना चाहता हूँ, ये भेदभाव खत्म होगा ही नहीं। जो परिस्थितियां बनी है, आज भी बिनोरी पुलिस प्रोटेक्शन में निकलती है तो संविधान कब लागू हुआ था? कितने वर्ष हो गए? आप और हम पैदा नहीं हुए होंगे तब संविधान लागू हुआ था। मैं तो हो गया, तो 73 वर्षों बाद भी ये स्थिति है। उसको हम कहते हैं प्रशासन की व्यवस्था है। प्रशासन की व्यवस्था ने हमारे संविधान के आधार पर हमने इतने वर्षों में क्या किया देश के लिए? देश को आगे बढ़ रहा है तो फिर आगे बढ़ रहा है तो इतना कमजोर क्यों हो रहे हैं हर जगह पे? तो चलिए मैं माफी चाहूंगा सर, और आप तमाम जो लोग हमारे अतिथि हैं उनकी भावनाओं से मैं बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा हूं कि निश्चित रूप से संविधान ने हमें अधिकार दिया है खुलकर बहस करने का, उसमें से जो निचोड़ निकले उसे कानून बनाने का। जैन साहब ने वही कहा था कि 1 घंटे आधे घंटे में 25 कानून अगर पारित कर देंगे तो कैसे बहस होगी? उसमें मालूम ही नहीं है कि जिसने हाथ उठाया उसको पता नहीं है कि वास्तव में किस पक्ष में और मैं क्यों हाथ उठा रहा हूं। ये भीड़ तंत्र नहीं होना चाहिए। वास्तव में संविधान ने बड़ी गहराइयों के साथ हमें अधिकार दिया है जिसका पालन करना चाहिए, उसके साथ साथ ड्यूटीज भी दी हैं। कानून बना रहे हैं तो हमारी निश्चित रूप से उसके प्रति जवाबदेही भी होनी चाहिए कि हम ये कानून बना रहे हैं, अगर कोई चैलेंज देता है इसे अपनी भावनाओं को आहत समझ करके, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि हम इस गहराइयों को समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से देश आगे बढ़ रहा है, इसे हम खारिज नहीं कर सकते। लेकिन गणतंत्र दिवस है तो केवल हम यही नहीं कि हम पुष्प चक्र चढ़ा रहे हैं उन आजादी के दीवानों को, या फिर हम तिरंगे के स्थान में जनगण मन बोल रहे हैं, या फिर गाना गा रहे हैं राष्ट्रभक्ति का, वहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए। आजादी की उस कुर्बानी के प्रति सच्ची और सही श्रद्धांजलि तभी होगी कि जब हम उन संविधान की भावनाओं को भी समझ सके और पूरा कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगेन गणतंत्र की शुभकामनाएं आप सभी को, और खास खबर में इजाजत। नमस्कार, विशेष धन्यवाद।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।